वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन यानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लिया था, जब बॉडी जो है दूसरे बॉडी के क्या था, कांटेक्ट में था। तब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे और ये देखने की कोशिश की थी कि जितना फोर्स सपोज कीजिए बॉडी ए लगा रहा है बी पे, उतना ही बी लगा रहा था ए पे, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहा था। लेकिन एक केस आया था जब हमारी बॉडी कांटेक्ट में नहीं थी, जैसे कि जब एक स्टोन अर्थ की तरफ गिरता है तो क्या जो है, ये तो हमको पता है कि अर्थ जो है स्टोन पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये वाला पॉइंट हमारा था कि जब हमारा स्टोन जो है ये अर्थ की तरफ गिरता है, जब स्टोन जो है अर्थ की तरफ गिरता है, यहाँ से अगर ध्यान दें, ये हमारा क्या हो गया, स्टोन हो गया। सपोज कर लेते हैं इसका मास जो है 1 kg हो गया। ये अर्थ की तरफ गिरता है, अर्थ हमारा जो है कुछ इस तरीके से हो गया और इसका लगभग 24 kg, 10⁻24 kg, बहुत लार्ज मास है। ठीक है, तो जब ये क्या करता है, हम लोग ये देखते हैं कि जो स्टोन है वो तो अर्थ की तरफ गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ की हम लोग बात करें तो क्या स्टोन भी अर्थ को सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है तो इसके इफेक्ट को हमें क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर हमें मिल गया था न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के इक्वेशन से, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो फोर्स अपॉन मास, यानी कि अर्थ के केस में इसका मास क्या हो गया, स्टोन का मास तो बहुत कम हो गया, तो इसका एक्सीलरेशन जो है बहुत हाई आ गया। वो हमें क्या करना, ऑब्जर्व करने को मिल जाता है, उसके जो वेलोसिटी में चेंज आता है वो ऑब्जर्वेबल होता है। लेकिन अगर वहीं हम लोग जो है, अगर यहाँ पे अर्थ के मास को रखते हैं, स्टोन के केस में तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर यही हम लोग अर्थ के केस में रख दे, अर्थ का मास रख दे यहाँ पे, स्टोन के मास का इफेक्ट देखने के लिए, इसको स्टोन का इफेक्ट देखने के लिए, तो ये डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो जाता है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू इतनी कम आ जाती है, इतनी कम आ जाती है कि इसको जो है नॉर्मली देखा नहीं जाता। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ को जो है ऑब्जर्व करना उतना आसान नहीं होता, बट यहाँ भी इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या होते हैं, लग रहे होते हैं। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं न्यूटन के स्टेटमेंट को, जो उन्होंने बोला था, thus according to the Newtonian mechanics force never occurs singly in nature। तो अगर हम लोग फोर्स के नेचर की बात करें जो मैकेनिक्स में है, तो वो कह रहा है कि फोर्स जो है कभी भी अकेले जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमेशा क्या करता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे पास ये कोई बॉडी ए थी और इसके साथ में हमारा बी बॉडी क्या कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था। बी बॉडी को मैंने क्या इस तरीके से बना दिया, जबकि आप बी बॉडी को कैसे बना सकते हैं, कुछ फोर्स लगाने वाले को बना सकते हैं, ताकि आपको ये क्लियर रहे ए बी पे फोर्स लगा रहा है और बी जो है ए पे फोर्स लगा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस फोटो को देख सकते हैं। तो जो नेचर है, जो फोर्स का रियल नेचर है, वो कभी भी सिंगल कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। वही यहाँ पे लिखा है, इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स फोर्स नेवर अकर सिंगली इन नेचर, अकेले नहीं एग्जिस्ट करता। फोर इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। ये हम लोगों ने बहुत सारे पिछले एग्जाम्पल से देखा। तो वो क्या हो, फोर्स क्या है, फोर्स इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर। फोर्सेस क्या होते हैं, हमेशा पेयर में अकर करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, हम अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन में इंटरेस्टेड होते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फर्दर द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल और अपोजिट होते हैं। ये हमने जो है पिछले कई एग्जाम्पल से, स्प्रिंग बैलेंस वाले एग्जाम्पल से भी ये क्या देख लिया था। आइए, जो न्यूटन ने क्रिस्पी स्टेटमेंट दिया था, जो कॉमन लोगों के द्वारा भी आप सुनने को पा सकते हैं, ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ उनका स्टेटमेंट, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये काफ़ी कॉमन स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
इसमें जो एक्शन और रिएक्शन दो टर्म आ रहे हैं, जरा इनके बारे में, ये स्टेटमेंट तो बहुत कॉमन है, ये हम लोगों ने एग्जांपल से समझ भी लिया था, ये स्टेटमेंट आना भी था। यहाँ भी देखिए, एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स क्या है, ये है, यानी कि कभी भी फोर्स क्या हो रहा है, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसका नेचर कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो आइए थर्ड लॉ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म इसमें जैसे एक्शन रिएक्शन आए हैं, इक्वल और अपोजिट आए हैं, इनके बारे में थोड़ी मैथमेटिकल डिटेल में बात कर लेते हैं। द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन इन थर्ड लॉ मीन नथिंग एल्स बट द फोर्स। यहाँ पे जो एक्शन या रिएक्शन टर्म यूज किया गया, दोनों क्या है, फोर्स के लिए ही यूज किए गए हैं। आप एक को उसी में से क्या बोल देते हैं, एक्शन बोल देते हैं, दूसरे को रिएक्शन बोल देते हैं, या मोर क्लियरली आप उसको क्या बोलिए, एक्शन फोर्स। ऐसे स्टेटमेंट को अगर और बोले, टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज ऑलवेज रिएक्शन फोर्स। तो ये कुछ और नहीं बस क्या है, एक्शन फोर्स है और रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, कभी भी इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है किसी और टर्म से। इसमें क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, इसको वर्क वगैरह से जोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये टोटली जो है ये फोर्स के लिए बोला गया है, ये हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ए सिंपल एंड क्लियर वे ऑफ स्टेटिंग थर्ड लॉ इज एज फॉलोज, फोर्सेस ऑलवेज, यानी कि अब एक्शन रिएक्शन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये स्टेटमेंट ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर, force on body by B, body A by B is equal and opposite to the force on the body B by A। वही बात ये क्या बोला गया है, मैथमेटिकल टर्म में बोला गया और क्लियरली बोला गया है कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हमको डिस्प्लेस करना है और कोई इस पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है पूरी तरीके से इसको डिस्प्लेस करने के लिए, तो अगर इस पे ये क्या एफ फोर्स लगा रहा होगा, तो ये भी अपोजिट में अगर ये एफ फोर्स इस पे लगा रहा है तो माइनस एफ फोर्स क्या ये इस पे लगा रहा होगा। तो यही लिखा गया है कि फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर। हाँ, फोर्स ऑन बॉडी ए, अगर इसको क्या बोलते हैं, बॉडी ए बाई बी इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन बॉडी बी बाई ए। इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। तो जो अगर उसको एक्शन रिएक्शन को सिंपली फोर्स के टर्म में इस स्टेटमेंट को लिखना है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर, कह वही रहा है, force on body A by B is equal and opposite to the force on V by A। वही मैंने कहा कि जो दोनों जो है, अगर इस पे जो है ये F फोर्स लगा रहा है, A जो है, A वो पर्सन था जो पिछले फिगर में मैंने दिखाया, तो वो अगर F फोर्स लगा रहा है तो B जो है इस पे क्या लगा रहा होगा, माइनस फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि फोर्सेज ऑलवेज अकर्स, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, और वो क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। यही तो स्टेटमेंट था जो सिंपल टर्म में हम लोगों ने देखा था। द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन गिव द रॉन्ग इंप्रेशन दैट एक्शन कम्स बिफोर रिएक्शन, एक्शन इज द कॉज एंड रिएक्शन इज द इफेक्ट। जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि जब आप एक्शन करते हैं तो ही रिएक्शन होता है, लेकिन ये कॉज और इफेक्ट रिलेशन नहीं। कॉज और इफेक्ट का क्या रिलेशन हो गया, मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो एग्ज़ाम नहीं अच्छा जाएगा। ये सीधे सीधे कॉज इफेक्ट का रिलेशन है। ऐसे ही जो है, अगर आप किसी काम को करेंगे तो ही वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, सीधे सीधे कॉज और इफेक्ट का रिलेशन हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे ये नहीं है, ये एक्शन और रिएक्शन कॉज और इफेक्ट नहीं है। लोग जनरली इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसमें से कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी रिएक्शन होता है। ये बिल्कुल इंस्टेंट पे काम करते हैं, ये बिल्कुल एक इंस्टेंट पे काम करते हैं कि आप बता नहीं पाएंगे कि एक्शन हुआ कि रिएक्शन हुआ। तो इसलिए किसी को भी एक्शन कह सकते हैं हम लोग, किसी को भी क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं। ये कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप जनरली हम लोग इसको एक्शन रिएक्शंस को कैसे फील करते हैं, जैसे मोबाइल टच को ले लीजिए। जब आप
टच करते हैं, यानी कि आपने एक्शन किया तो मोबाइल क्या करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे रिलेट करना शुरू कर देते हैं कि एक्शन रिएक्शन। जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्सेस की बात कर रहे हैं। फोर्सेस को मतलब अगर एक तरीके से आप समझिए, सोलर सिस्टम में अर्थ जो है क्या है, सन और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तभी वो क्या है, बैलेंस है। और क्या कर रहा है, अर्थ क्या हो रहा है, उसके रिवॉल्व कर रहा है, चारों ओर क्या कर रहा है, अराउंड उसके रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर मैं अचानक सन को हटा दूं तो अर्थ को कितनी देर में पता चलेगा, तुरंत ही पता चल जाएगा, उसी इंस्टेंट पे ही पता चल जाएगा, बिल्कुल लैग आप टाइम नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप जो है सन को हटाएंगे तो थोड़ी देर बाद अर्थ को पता चलेगा, नहीं, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से इंस्टेंट, देयर इज नो लैग ऑफ टाइम। तुरंत ही क्या होगा, सोलर सिस्टम हमारा जो है कोलैप्स करेगा, तुरंत ही अर्थ पे पता चल जाएगा। और जो है आगे क्या करना है आप लोग सोचिए। तो देर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन एम्प्लॉयज इन थर्ड लॉ, कोई भी कॉज नहीं है। द फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल एंड द फोर्स बाई बी, फोर्स बी बाई ए एक्ट एट द सेम टाइम। आप बता ही नहीं पाएंगे कि एक्शन है या रिएक्शन है, बिल्कुल इंस्टेंट उसी टाइम पे दोनों अकर करेंगे। बाई द सेम रीजनिंग, इसी के द्वारा हम लोग क्या कह सकते हैं, एनी वन ऑफ दे मे कॉल्ड एक्शन और रिएक्शन। वो क्या कहलाता है, इसमें से किसी को भी आप क्या बोल सकते हैं, एक्शन बोल सकते हैं, और किसी को भी आप क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन ए डिफरेंट बॉडी। बिल्कुल, ये आप देखिएगा हमेशा इसमें दो बॉडीज का क्या रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है। एक्शन और रिएक्शन फोर्स क्या होते हैं, अलग अलग बॉडीज पे काम करते हैं। कंसीडर ए पेयर ऑफ बॉडीज A and B according to the third law, force on A by B equal to negative times force on B by A। F is equal to हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ लिख सकते हैं, या कभी कभी ये कैसे लिखा जाता है, एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये हमारा क्या था, न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट था। अब न्यूटन्स सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को अगर एक साथ कंबाइन किया जाए तो हमारे पास एक नया टॉपिक निकल के आता है, जिसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। ऐसा अगर हम लोग ध्यान दें, जो हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था वो किसके टर्म में पढ़ा था, मोमेंटम के टर्म में पढ़ा था। तो जो मैंने सेकेंड लॉ स्टार्ट किया था तो आपको क्या समझाया था कि व्हाट इज़ द मोमेंटम, उसके बाद क्या समझाया था, व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम, फिर क्या समझाया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं, वो क्या कहता है, कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट क्या होता है, लागू होता है। उसको हम लोग देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ में। तो यहाँ से कंक्लूड करते हैं, दस इफ वी आर कंसीडरिंग द मोशन ऑफ एनी वन बॉडी, अगर हम लोग बी और ए में से किसी एक बॉडी का मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ओनली वन ऑफ टू फोर्सेस रिलेवेंट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो है ये पर्सन जो है, जो भी मैंने पर्सन बनाया था, ये क्या कर रहा था, इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा था। इसको अगर मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो जो अगर मैं इसके मोशन को कंसीडर कर रहा हूँ तो इसके फोर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ना कि इसके द्वारा इसके ऊपर लगाए जाने वाले। जब इसके मोशन को कंसीडर करूंगा तो इसके द्वारा इस पर लगाए जाने वाले फोर्स को कंसीडरेशन नहीं करूंगा, इस पर लगने वाले फोर्सेस को हम कंसीडरेशन में लेंगे। वही लिखा है, thus if we are considering the motion of any one body A or B, only one of the force is relevant. It is an error to add up these two forces and claim that the net force is 0। इसको जरा ध्यान रखें, इन सबको हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। आइए एक सेकेंड और थर्ड लॉ का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है वो देखते हैं, जिसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं या लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा।
The second and third laws of motion lead to an important consequences. The law of conservation of momentum एक मैथमेटिकल रिलेशन है इस, बट बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे इसके द्वारा जो है क्या हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं, और इस कंक्लूजन को हम लोग निकालते हैं सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को यूज करके। इसके हिसाब से देखते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। इससे आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ए सिस्टम विद नो एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी अभी हम लोग ध्यान दे रहे थे, हम लोग दे रहे थे एक पर्सन था, वो क्या कर रहा था, फोर्स लगा रहा था। अगर हमने ए मान लिया था इस पर्सन को, तो ये किस पे फोर्स लगा रहा था, सपोज कीजिए इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा था जिसको मैंने बी बोल दिया था। तो ये क्या कर रहा है, तो इस पे फोर्स लगा रहा था, तो इसको अगर मैं क्या कह दूँ, या फिर ए बी बोल दूँ, ए के द्वारा बी पे, और ये इस पे फोर्स लगा रहा था एफ बी ए। अगर केवल इसी सिस्टम को इसको मैं एक सिस्टम मान लूँ और इसी को कंसीडर करूँ, कोई बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम ना कर रहा हो, वही हो जाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास गन हो और इससे क्या हो, बुलेट फायर किया जा रहा हो, गन के द्वारा क्या किया जा रहा हो, बुलेट को फायर किया जा रहा हो, तो केवल अगर हमारे पास गन के द्वारा फायर किया जाने वाला जो गन बुलेट पे फोर्स लगाता है और बुलेट गन पे फोर्स लगाता है, अगर केवल इन्हीं दोनों को मैं कंसिडरेशन में लूँगा, बाई कोई बाहर के कोई भी फोर्स इस पे एक्ट ना करें, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपने आइसोलेशन सुना भी होगा, कोविड के दौरान सबको, काफ़ी लोगों को जिनको कोविड हो जाता था आइसोलेशन में रखा जाता था, मतलब बाहर की दुनिया से उसको पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया जाए और जिनकी बात किया जाए केवल उन्हीं से ही क्या रखा जाए, कनेक्शन रखा जाए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर इसके स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करेंगे। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। देखते हैं, चाहे गन का हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे, चाहे इसका एग्जाम्पल लेके क्या करेंगे, इंटरेक्टिंग पार्टिकल क्या हो गया, गन और बुलेट हो गया। गन के केस में उन दोनों का हम लोग मोमेंटम निकालेंगे, बाहर से कोई फोर्स नहीं काम कर रहा होगा, देखेंगे क्या वो दोनों आपस में बराबर आते हैं। अगर बराबर आते हैं तो क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, मेरा इसको हम लोग बेसिकली कंजर्व रहने का मतलब क्या है, एक बार आप समझ लीजिए। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा बर्तन है, जैसे छोटे बच्चे का मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने घर में ऐसा होता है 2 कप चाय बनाई गई, तो उसमें क्या होता है, छोटे बच्चे को क्या किया जाता है, छोटे से कप में दे दिया जाता है, लेकिन वो छोटा बच्चा मानने वाला कहाँ है, क्या करता है, फिर फादर के कप से वो क्या करता है, कंपैरिजन करता है। तो मदर क्या करती हैं, उसके लिए एक ऐसे कप को खरीद के ले आती हैं जो क्या होता है, अंदर से पूरी तरीके से इसी के साइज का होगा, लेकिन अंदर से क्या होगा, पहले से ही वो नीचे से इतना उठा होगा, भरा होगा, तो जब उसमें चाय डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, रहेगा चाय उतना ही, लेकिन क्या हो जाएगा, फादर के कप के चाय के बराबर हो जाएगा। तो बहुत खुशी खुशी पी लेता है, क्योंकि उसको कंजर्वेशन लॉ जो है बिल्कुल नहीं पसंद है, उसको कंजर्वेशन पता ही नहीं होता उस टाइम पे। बाद में धीरे धीरे उसको भी समझ में आ जाता है, तो वो क्या करता है, बदल लेता है कप को। तो यहाँ पे देखिए है चाय उतनी ही इसमें डाल दी गई, आपको है ये जितना यहाँ पे चाय है उतना यहाँ पे भी चाय, कंजर्व है, बस क्या बदल दिया गया, उस बर्तन को बदल दिया गया, उस वेसल को बदल दिया गया। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ, यही क्या है, कंजर्वेशन। वैसे ही हम लोग मोमेंटम के बारे में देखेंगे कि कैसे एक आइसोलेटेड सिस्टम का, जिसमें 2 पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे बुलेट गन हो गया, पर्सन और वो ब्लॉक हो गया, तो उसका मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन बड़ा यूजफुल है, कई बार ये हमारे लिए क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। आइए जरा इसको देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन वाला एग्जांपल लिया है। टेक ए फैमिलियर एग्जांपल, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बुलेट है और गन का एक सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, इनके अलावा कोई भी बाहर से फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। ये देखिए हमारे पास बुलेट है, इसको हमने एक को क्या बोल दिया, एक्शन फोर्स बोल दिया, दूसरा जब रिकॉइल हो रही तो उसको हमने क्या बोल दिया है, रिएक्शन फोर्स बोल दिया है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके लिए मोमेंटम निकालने की कोशिश करते हैं। द फोर्स ऑन द बुलेट बाय द गन इज एफ। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास बुलेट है उस पर गन के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है, एफ लगाया जा रहा है, तभी वो क्या करेगा, बुलेट क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा।
और हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द फोर्स ऑन द गन बाय द बुलेट इज क्या हो जाएगा, माइनस, अब गन के द्वारा जो है बुलेट पे जब गन के द्वारा लगाया गया एफ फोर्स लगाया गया था, तो अब गन के द्वारा बुलेट के द्वारा गन पे कितना लगाया जाएगा, माइनस एफ फोर्स लगाया जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। द टू फोर्सेस एक्ट फॉर कॉमन इंटरवल ऑफ डेल्टा टी, मान लेते हैं वो 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए काम किए, उस टाइम डेल्टा टी के लिए काम कर रहे हैं। दोनों फोर्सेज कितनी देर के लिए, डेल्टा टी टाइम काम कर रहे हैं। तो सेकंड लॉ के हिसाब से अगर डेल्टा टी टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो चेंज इन मोमेंटम को हम लोग कैसे बता सकते हैं, हमको पता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम ये हमारा हुआ था, इसको इधर ले आएंगे तो एफ इंटू डेल्टा टी हो गया। तो इसको क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम बुलेट में कितना हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, लेकिन वही चेंज इन मोमेंटम गन में कितना होगा, माइनस एफ इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। हमको चेंज इन मोमेंटम मिल गया। अगर हम जो है, चूंकि इनिशियल में गन और बुलेट क्या थे, दोनों रेस्ट में थे, तो अगर इनिशियल मोमेंटम गन की बात किया जाए अगर इधर इनिशियल मोमेंटम में पी इनिशियल किसकी बात कर लूँ, बुलेट की बात कर लूँ, तो वो भी जीरो होगा, और पी इनिशियल अगर मैं गन की बात कर लूँ तो वो भी जीरो हो गया। लेकिन अगर पी फाइनल की मैं बात करूँ, पी फाइनल बुलेट की मैं बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा यहाँ पे पी फाइनल अगर मैं गन की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, लेकिन क्या रहेगा, माइनस साइन के साथ में रहेगा, क्योंकि माइनस हमको पता है। अब ध्यान से देखिए, चेंज इन मोमेंटम अगर यहाँ से निकालें, तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी। जो डेल्टा पी जो है बुलेट का आया और जो यहाँ पे डेल्टा पी जो है वो गन का आया, वो कितना हो गया, एफ इंटू डेल्टा टी के बराबर है। यानी कि दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। जो चेंज इन मोमेंटम हुआ बुलेट में और चेंज इन मोमेंटम हुआ उसमें, वो क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो आपस में बराबर हो गए तो कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, पी जी इज इक्वल टू माइनस पी बी, और इसको ले आएंगे तो कभी कभी इस फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसी को कहा जाता है कि उसके बाई मोमेंटम में, दोनों के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। ऐसा क्यों नहीं हुआ, जरा इसको हम लोग क्या समझेंगे, थोड़ा फील करके समझेंगे। दैट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन, यानी कि सिस्टम विच क्या है, कंजर्व्ड है। टोटल मोमेंटम क्या हुआ, कंजर्व हुआ। अब इसके कंजर्व होने का कारण क्या हो सकता है, आप लोग सोचिएगा। अगर कंजर्व होने का हम लोग कारण देखें, चूंकि ये क्या है, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें जो म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स काम कर रहे थे, यानी कि जो, अगर ध्यान से देखिए, पहले रेस्ट पे था तो दोनों पे, ना बुलेट पे कोई फोर्स लग रहा था ना कि गन पे कोई फोर्स लग रहा था। अब ध्यान से देखिए, जैसे वो फायर किया गया तो एक फोर्स किस पे काम किया, बुलेट पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार क्या हुआ, उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स किस पे काम किया, गन पे, जिससे गन रिकॉइल हुआ। तो अगर हम लोग ध्यान दें, वही वाला फोर्स देखें, अब इक्वल और अपोजिट फोर्स है, यानी कि जो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, अब मोमेंटम में जो चेंज आने वाला है वो क्या, कैसे आएगा, जो इसके फोर्स के कारण आएगा। हम लोगों ने ये चीज़ देख रखा था और उसमें पहले भी पढ़ रखा था सेकंड लॉ में, कि मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। हो सकता है कि जिसकी वेलोसिटी, जिसका मास कम है, उसमें क्या आ जाए, ज़्यादा मोमेंटम आ जाए शुरू में, उसकी स्पीड क्या हो जाए, जिसकी मास कम है उसका इनिशियल में वेलोसिटी कम हो जाए, लेकिन जिसकी मास जो है ज़्यादा हो गया उसमें हो सकता है वेलोसिटी कम आए, बट एट द एंड क्या हो जाएगा, मोमेंटम हमारा कंजर्व रहेगा। वही कह रहे हैं, पेयर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम, वही स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा। 10 इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें कोई फोर्स बाहर से नहीं कर रहा, म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन द पेयर ऑफ पार्टिकल्स। म्यूचुअल फोर्सेस क्या हो गया, वही जो है गन जो है किस पे लगा रहा है, बुलेट पे लगा रहा है, और बुलेट जो गन पे लगा रहा है। इन द सिस्टम कैन कॉज मोमेंटम चेंज इन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। हाँ, क्योंकि मोमेंटम आने के लिए फोर्स का होना जरूरी है या एक्सटर्नल का लगना जरूरी है, तभी मोमेंटम में चेंज आया। बट सिंस द म्यूचुअल फोर्सेस फॉर द ईच पेयर इक्वल एंड अपोजिट, हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ से जितना गन जो है बुलेट पे फोर्स लगाएगा उतना ही बुलेट क्या करेगा, एफ जी जो होगा किसके बराबर होगा, एफ बी के। बस नेगेटिव साइन का अंतर आएगा, कि क्या कर, अपोजिट साइन का अंतर आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में रहें तो मोमेंटम कैंसिल इन पेयर्स एंड द टोटल मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज। दिस फैक्ट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस फैक्ट को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। अगर हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बाद की बात करें तो इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है।
जब कोलिजन होता है तो उसमें मोमेंटम बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ हैपन होती है, जैसे हमने इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स में देखा था। उसमें ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कि एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज। जब हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे, अभी एक टॉपिक कोलिजन पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि कैसे मोमेंटम कंजर्व रहता है, और इसी लॉ के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें क्या करेंगे, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे दो मासेस के बारे में। तो यह हम लोगों ने देख लिया था, न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने देख लिया था। अब आइए जरा इस पे कुछ अनबेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे और न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस। अब देखिए जरा, अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखना भी है, इसको समझना भी है, तो दो तीन एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो उससे क्या कर सकते हैं, आप इसका अनुमान भी लगा सकते हैं। पहला एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा जिसपे हमारा रॉकेट काम करता है एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या किया जाता है, हमारे पास एक वॉल होता है, ठीक है, इसमें जो है एक स्ट्रॉ लगा देते हैं, एक स्ट्रिंग होता है, जिसके स्ट्रिंग में क्या करेंगे, पहले से हम स्ट्रॉ लगा रख देंगे, इसको क्या करेंगे, फिर आके वापस से वॉल से मान लो बांध दिया, या किसी को पकड़ने के लिए कह दिया, और इसी के साथ में हम क्या करेंगे, एक बलून को, इन्फ्लेटेड बलून को, रबड़ बलून को कर दिया, और इसको क्या कर दिया हमने, टाई कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, बलून हो गया। ध्यान से देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आपको समझना है तो इसमें क्या होगा, अब आपको क्या करना है, धीरे से इस जो हमारे पास ये टाई किया है आपने थ्रेड के द्वारा, इसको क्या करिए, धीरे से इसको ओपन कर दीजिए। जो एयर होगा वो क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, और इसके मोशन को जरा आप देखिएगा, इधर की तरफ जाएगा, इसकी जो मोशन हो जाएगा इधर हो जाएगा, बलून का, रबड़ बलून का, और बिल्कुल क्या करेगा, ये रॉकेट के तरीके से आगे, क्योंकि आपने क्या किया है, इसको एडहेसिव इसको चिपका रखा है स्ट्रॉ के साथ में। स्ट्रॉ क्या कर सकता है, स्ट्रिंग पे आगे पीछे मूव कर सकता है, तेजी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। इधर के साथ क्या करेगा, ये एयर जो है बाहर की तरफ। अब जरा दोनों की स्पीड देखिएगा, दोनों की स्पीड देखेंगे तो दोनों की स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये एयर हो गया, और इधर क्या हो गया, हमारा बलून हो गया। बलून हो गया, इसका कुछ मास होगा, इसका जो है कुछ जो है मास होगा, इसमें कुछ जो है एफ इंटू डेल्टा टी की हम लोग बात कर सकते हैं, एफ इंटू डेल्टा टी की बात कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम की बात कर सकते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, जो चेंज इन मोमेंटम है, यहाँ पे पी इनिशियल क्या है, 0 है एयर के लिए। पी फाइनल अगर हम लोग बात करें एयर के लिए, पी फाइनल की अगर हम लोग बात करें तो इसको कैसे निकाल सकते हो, एम इंटू वी से, अगर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी हो गई। फिर अगर इधर हम लोग क्या करेंगे, बलून का, बलून भी क्या है, पी इनिशियल की अगर हम लोग बात करेंगे बलून के लिए तो क्या हो जाएगा, 0। पी फाइनल की अगर हम लोग बात करेंगे बलून के लिए तो क्या हो जाएगा, इसके मास और वेलोसिटी के में जो चेंज आया उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो जब आप देखेंगे तो दोनों को क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होने के कारण, मोमेंटम कंजर्व होने के कारण थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, पी फाइनल एयर किसके बराबर होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, पी एफ बलून के बराबर होना चाहिए। तो इसके कारण आप क्या देख सकते हैं, इसका मोशन इधर रहेगा और इसका मोशन क्या हो जाएगा, क्योंकि एयर क्या करेगा, बाहर की तरफ आएगा, और ये बलून क्या करेगा, आपका आगे की तरफ जाएगा। तो ये कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट या एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए। आपने क्या किया, एक स्टैंड ले लिया, ये हमारे पास सपोज करिए ये हमने क्या लगा दिया, एक स्टैंड ले लिया लैब में, केमिस्ट्री लैब में नॉर्मली ये देखने को मिल जाएगा,
और इसके साथ हमने क्या किया, एक क्लैंप को यूज कर लिया। क्लैंप लगा लिया। अब क्लैंप के साथ हमने क्या किया, दो स्ट्रिंग ले ली। इसके साथ हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब को इसके साथ में सपोज कीजिए हमने क्या कर लिया, इस स्ट्रिंग के साथ में हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब को यहाँ पे लगा लिया। ये देखिए टेस्ट ट्यूब ले लिया और इसको स्टॉप कॉर्क से बंद कर दिया। केमिस्ट्री लैब में ऐसा आपने किया होगा। इसमें क्या करिए, कुछ वाटर पार्टिकल्स को यहाँ पे आप क्या करिए, एक बर्नर लगा दीजिए, बॉन्सन बर्नर जो केमिस्ट्री लैब में आप यूज करते हैं, या स्प्रिट लैंप हो कुछ, इसके द्वारा क्या करिए, इसको हीट करना स्टार्ट करिए। थोड़ी देर बाद जब आप हीट करेंगे, देखेंगे जब ये पूरा का पूरा लिक्विड जो वाटर यहाँ पे अंदर में फिल्ड है, जब ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में। वाटर वेपर में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो आपके पास स्टॉप कॉर्क है, ये क्या करेगा, बाहर की तरफ बहुत तेजी के साथ, एक बहुत तेजी आवाज के साथ क्या करेगा, ये बाहर की तरफ ब्लास्ट करके बाहर की तरफ जाएगा ये कॉर्क, जिसके द्वारा आपने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब का मुंह बंद रखा है। तो आप उस टाइम जरा इस जो हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब है, इसके मोशन को देखिएगा। अगर ये इसके तरफ जितनी स्पीड से जाएगा, वो भी ये भी क्या करेगा, उतनी स्पीड से पीछे की तरफ जाएगा। तो यहाँ भी क्या आप देख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देख सकते हैं। जितने लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट लैब में किया होगा या कभी घर पे किया होगा, घर पे तो मत करिएगा, लैब में अगर किया होगा आप लोगों ने, चूँकि आप लोग 11th या 12th के छात्र होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो अगर इसको केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो कमेंट में ज़रूर अपना नाम बताइएगा। आइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से और कॉन्सेप्ट हमारी क्लियरिटी हो जाएगी। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ध्यान से देखिएगा, जो मैंने पहला आपको एग्जाम्पल दिया था, हमारे पास ये क्या हो गया, हमारा गन हो गया, नॉर्मल गन है, ये हमारा गन हो गया जिससे हम क्या कर रहे हैं, बुलेट को फायर कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, बुलेट, और दिस इज द गन। इसका मास जो इन्होंने दे रखा है, मास ऑफ जो बुलेट दे रखा है वो हमने मान लिया, इन्होंने दिया है 20 ग्राम। अगर एसआई यूनिट में इसको चेंज करेंगे 0.02 kg हो जाएगा। कैलकुलेशन करने से पहले सारे यूनिट्स एसआई में होने चाहिए। हॉरिजॉन्टली फायर्ड किया गया है, कोई इसमें यानी कि मोशन इन 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन की कोई बात नहीं की गई है। विद ए वेलोसिटी ऑफ, जो इसकी वेलोसिटी दी गई बुलेट की, वो कितनी दी गई, 150 मीटर पर सेकंड दी गई। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा हमको कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्पीड हमको दी गई है। अब पिस्टल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने बुलेट की बात की, दूसरी तरफ हम किसकी बात कर लें, पिस्टल की बात कर लें। जो पिस्टल है उसका जो मास दिया गया है, मास ऑफ पिस्टल जो दिया गया है, वो दिया गया है 2 kg। कोई कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द रिकॉयल वेलोसिटी। सपोज कर लेते हैं बी पिस्टल, इसकी क्या है, रिकॉयल वेलोसिटी। रिकॉयल का मतलब जो वापस से क्या किया है, वो अपने वापस से जब बुलेट फायर किया जाएगा, तो जब ये बुलेट क्या करेगा, आगे की तरफ बुलेट पे फोर्स लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ से गन पीछे की तरफ लगेगा, गन पे एक फोर्स नीचे पीछे की तरफ लगेगा, उसी को रिकॉइल बोलते हैं, गन का रिकॉइल ऑफ गन बोलते हैं। और उस वाले जो वेलोसिटी गन, जिस वेलोसिटी से गन पीछे आती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉइल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो उसकी वेलोसिटी को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे हमने बोल दिया था ये बुलेट का था, तो भी रिकॉइल वेलोसिटी हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो गिवन चीजें हैं उसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हमको क्या लगा दें यहाँ पे, सीधे सीधे आपको पता है, और कोई चीज आप लगा नहीं सकते, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिया नहीं, केवल मास और वेलोसिटी दिया है। तो कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम लगा दें। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम कंजर्व होगा, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। अगर मैं पी बुलेट को पहले मान लूँ और यू बी को मान लूँ इनिशियल वैल्यू, इनिशियल में तो गन और बुलेट दोनों क्या रहेंगे? रेस्ट पे रहेंगे। जब गन से फायर नहीं किया गया तब तक तो रेस्ट पे रहेंगे। ये देखिए यू बी क्या मान लिया हमने? इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की मानी है, और पी क्या, एम क्या मान लिया? इसका मास है, एम बी इसका मास है, प्लस एम पिस्टल प्लस यू पिस्टल। ये इनिशियल यूपी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है पिस्टल की, मास तो जो पिस्टल की है ये। मोमेंटम कंजर्व होना तो क्या होना चाहिए? एम बुलेट इसकी फाइनल वेलोसिटी के साथ में बराबर होना चाहिए। किसके साथ में एडिशन कर दें? पिस्टल के और उसकी वेलोसिटी के साथ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास यही होता है मोमेंटम कंजर्व होने का। आप जरा ध्यान से देखिए, जब इनिशियल में रेस्ट पे रहेंगे तो यू भी क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा। यूपी क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा। कोई भी, न गन में कोई वेलोसिटी रही होगी, न जो हमारे बुलेट में रही होगी। और यहाँ पे अगर आ जाए तो 0.02 kg, और ये कितना हो गया? 150 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, प्लस एमपी कितना है हमारा? 2 kg दिया है। वीपीएम को क्या करना? फाइंड आउट करना। इसको अगर इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 टू जा 30 हो गया, जीरो हो गया, एंड 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लग गया। यहाँ पे कितना आ गया? 2 इंटू वी पी। तो यहाँ पे अगर हम लोग पिस्टल की वेलोसिटी को निकालें, वी पी इज इक्वल टू -3/2 आ गया। कितना आ गया? 1.5 1.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन किस में आया? नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? बुलेट इधर जा रहा है तो जो कॉइल रिकॉइल की वेलोसिटी हो गई अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। इसका जो नेगेटिव साइन केवल इतना बता रहा है कि बुलेट जो है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, गन जो है रिकॉइल होके उस 1.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है? रिकॉइल कर रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। होप दिस कंजर्वेशन का ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। अब इसमें कई बार क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अगर मोमेंटम कंजर्व है तो अगर बुलेट जो है 150 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या जा रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो जो हमारा गन होना चाहिए वो भी कितना? 150 मीटर पर सेकंड के स्पीड से रिकॉइल होना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे ये कैलकुलेशन भूल जाते हैं, मास की कंसिडरेशन को भूल जाते हैं। अगर आपने कभी गन उठाया हो, अगर बहुत हल्का गन होगा तो जब आप बुलेट को फायर करेंगे तो वो फट ही जाएगा, उसका जो कैनन होता है वो खुद ही फट जाएगा। लेकिन गन का अगर आप वेट देखेंगे, कभी अगर आपने नॉर्मल छोटे बच्चे को दे देंगे तो वो गन नहीं उठा पाएगा, उसका वेट 3 to 5 kg के आसपास होता है। तो आप मास को जरूर कंसिडरेशन में रखिए। आपको पता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कंजर्व होना चाहिए, ना कि जो है केवल वेलोसिटी को आपने कंसिडरेशन में ले लिया। जैसे यहाँ 150 मीटर पर सेकेंड, अब यहाँ से अगर इसके मास से और इसकी वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसके मास से इसकी वेलोसिटी को अभी अभी जो हमने निकाला है वो दोनों कंजर्व रहेगा। ठीक है, इस चीज को आप कंसिडरेशन में लीजिए। जैसे आप, मैं इसको करके बता ही देता हूँ। अभी देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई थी? 1.5 आ गई थी। अब दोनों को कंजर्व करके अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करता है तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दिखना चाहिए। दोनों की वेलोसिटी मिल गई है। आइए देखते हैं क्या कंजर्व है क्या। देखिएगा, मैं पहले बुलेट के लिए निकाल रहा हूँ। बुलेट का क्या था? मास जो गिवन था बुलेट का वो दिया था 20 ग्राम। जब इसको हमने किलोग्राम में चेंज किया था 0.2 kg आया था। और इसकी जो वेलोसिटी आई थी बुलेट की वो कितनी थी? 150 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एम बी इंटू वी बी। कितना हो गया? 0.02 इंटू 150 हो गया। मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना आएगा? 3 आएगा। ये 3 आ गया और इसकी क्या होगा? यूनिट केजी, एम एस माइनस। ठीक है, अब इसी को अगर हम क्या करें, अब गन के लिए भी बात कर लें हम लोग। गन के लिए अगर बात करें तो गन का मास कितना दिया गया? 2 kg दिया गया। इसकी जो वेलोसिटी निकल के आई कितनी? माइनस में निकल के आई। माइनस को हम क्या करेंगे? कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। ये कितनी? ये मीटर पर सेकंड निकल के आई है। माइनस का मतलब क्या था? केवल अगर बुलेट राइट साइड में जा रहा है तो गन हमारा क्या करेगा? रिकॉइल में। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करिए तभी आपको मोमेंटम मिलेगा। तो 2 को जैसे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस से 3 kg एम एस माइनस 1। तो आप ये मत बोलिए, वेलोसिटी पे मत ध्यान दीजिएगा। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। और कई, जब मैंने ये वाला एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था न्यूटन्स थर्ड लॉ में कि एक आप जो है अर्थ एक छोटे से स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसको तो आप क्या कर पाते हैं? ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ से क्या करना चाहिए? स्टोन भी तो उतना ही फोर्स लगाएगा अर्थ पे, तो आपको क्यों नहीं ऑब्जर्व होता है?
The reason behind it, the mass of earth is huge as compared to the stone. So there is a least change in the acceleration of the earth. But in the case of stone, there is a huge change in the acceleration of stone, which is generally named at 9.8 meter per second square. So keep it in mind. Let's see the next example. A girl of mass 20 kg jump with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart. क्या है? सबसे पहले स्टेशनरी कार्ट है ये। अगर हम लोग कार्ट में मैंने क्या लगा दिया है? व्हील लगा दिया है। स्टेशनरी कार्ट है। पहला केस हम लोग देखेंगे, इधर केस 1 कर लेंगे, दूसरी तरफ क्या लगा देंगे? केस 2 लगा देंगे। जब क्या करेगी गर्ल? उस पर आ जाएगी। ये हमारा क्या हो गया? कार्ट है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी कार्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कार्ट स्टेशनरी है और क्या क्या दिया इंफॉर्मेशन वो लोग हम लोग देखते हैं। विद द फ्रिक्शनलेस व्हील, जो इसकी व्हील है फ्रिक्शनलेस व्हील है, ये इसलिए बताया गया कि उसको हमको कंसिडरेशन में नहीं लेना। द मास ऑफ कार्ट इज 3 kg। अब देखिए कार्ट का जो मास दिया गया है, एम कार्ट जो दे दिया गया 3 kg दे दिया गया, और गर्ल्स का जो मास दिया गया है mg जो दिया गया वो 20 kg दिया गया है। अब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई वो 5 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है? जंप कर रही है। ठीक है, व्हाट इज हर वेलोसिटी? उसकी वेलोसिटी क्या होगी? एज कार्ट स्टार्ट मूविंग। ऑब्वियस सी बात है, जब वो कार्ट पे जंप कर जाएगी, कार्ट में व्हील लगा होगा और ऊपर से फ्रिक्शन लेस है, कार्ट क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसको रोकने वाला तो कोई होगा नहीं, यानी कि उस रेस्ट से किस में आ गया? मोशन में आ गया। अब जब गर्ल इस कार्ट पे आ जाएगी तो जो कार्ट की वेलोसिटी होगी वही गर्ल की वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि जो यहाँ पे मास कितना है गर्ल का वही रहेगा 20 kg। मास में कोई चेंज नहीं आएगा। मास ऑफ कार्ट कितना है? 3 kg, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो वेलोसिटी होगी, जो अगर मैं v बोलूं v कार्ट, वो बराबर हो जाएगा v गर्ल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर मैं v मान लेता हूँ, एक कह दिया मैंने से, क्योंकि बराबर होगा तो हम v को ही कंसिडर कर सकते हैं, अलग अलग क्यों कंसिडर करें। तो अगर यहाँ पे मैं स्टेशनरी होने के कारण कार्ट की वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए। m1 यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 ये होता है लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन यहाँ m1 u1 क्या मान सकते हैं? ये गर्ल्स को मान सकते हैं mg, और ug क्या मान सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? mg ug गर्ल के लिए प्लस कार्ट के लिए क्या हो जाएगा? mc इंटू uc कार्ट के लिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? mg vg प्लस mc और vc हो गया। जहां पे ये बराबर है तो क्या हो जाएगा? mg प्लस vc, mg प्लस mc, साथ में कार्ट की वेलोसिटी हमने v मान ली है तो v हो जाएगा। इसी को हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब इसको देखिए, इसकी तो स्टेशनरी कार्ट है, ये तो क्या हो गया? u जैसे मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया। यहाँ पे 20 इंटू 5 कितना हो गया? 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया हमारा? 100। इसको किसके बराबर पुट कर दें? 100 के बराबर हमने पुट कर दिया। जब 100 के बराबर पुट कर दिया तो, और ये इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 3, 23 इंटू वी हमको निकालना है, तो इधर क्या है? 100, और वी की हमको वैल्यू निकालनी है, तो 100 अपॉन 23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.65 ms-1। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ध्यान से देखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कभी आप वेलोसिटी को मत देखिएगा, बस आप क्या करिएगा, पहला केस आप देखेंगे, इनिशियल केस देखेंगे, उसके बाद आप क्या देख लेंगे? फाइनल केस देख लेंगे। दोनों केस में क्या करेंगे? मास जो भी जो इंट्रैक्शन हो रहे होंगे जिसके साथ में, जैसे इसमें गर्ल्स और कार्ट का इंट्रैक्शन हो रहा है तो उसके इनिशियल कंडीशन देख लीजिए, फिर उसके फाइनल कंडीशन देख लीजिए, फिर उस पर क्या लगा दीजिए? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए। अब डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, सबको SI यूनिट में कर लीजिएगा, ये मत भूलिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? 4.65 kg। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का इस सब्जेक्ट का। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कोलिजन देखेंगे और इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है, आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले क्या लगाइए? इनिशियल मोमेंटम का केस लगाइए, सेकंड फाइनल मोमेंटम का केस लगाइए, और देखिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया गया है, बस एक थियरी के फॉर्म में ज़्यादा बड़ा दिया गया है। बस आप क्या करिए, उन डेटा को याद रखिए जो इसमें दिया गया है। स्पेशली आपका टाइम तभी बच पाएगा जब आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े क्वेश्चन को, क्योंकि अगर क्वेश्चन को ही दो बार आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा। तो इसलिए क्या करिए, डेटा पे फोकस करिए, और क्वेश्चन को कई कई बार जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो केवल आपके ध्यान में डेटा आता है और उस पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है वो आता है। तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं, थियरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है, डेटा ही आप क्या करते हैं, पुट करते हैं, जहाँ से आपका क्या बच सकता है, टाइम बच सकता है। इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की कोशिश मत करिए, एक बार में जो पढ़ लिया वो याद हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पहले दो क्वेश्चन के कंपैरिजन में, बस इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन का खेल है, वो हम लोग अभी एक सेकंड में देख लेंगे। वैसे मैंने पहले भी इस पर कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं डायरेक्शंस पे। इसमें क्वेश्चन क्या है, 2 हॉकी प्लेयर्स आप अपोजिट टीम्स, भारत और पाकिस्तान ले लेते हैं, वाइल ट्राइंग टू हिट ए हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम इंटेंगल। इंटेंगल का मतलब क्या होता है, गुत्थम गुत्थी हो जाना। जो हॉकी मारने के लिए क्या करते हैं, पास में आते हैं तो हॉकी फंस जाती है, कभी एक दूसरे से टकरा जाते हैं, उसी को क्या बोला गया है, इंटेंगल बोला गया। यहाँ तक कोई डेटा नहीं दिया गया। वन हैज़ द मास ऑफ, अब ऑब्वियस सी बात देख लीजिए, यहाँ से आपका डेटा शुरू हो गया तो ऊपर कोई लाइन ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। हॉकी का प्लेयर 1 हो गया और हॉकी का प्लेयर 2। अब जो गिवन है फटाफट उसको लिख लीजिए। इसका मास जो दे रखा है 60 kg दिया हुआ है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दी, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दी है। अगर इनिशियल वेलोसिटी इसके मैं u1 मान लेता हूँ, मास m1 माना है, तो कितना दिया है, 5 ms-1। सपोज करिए 2 प्लेयर थे, तो एक फर्स्ट प्लेयर ये है और सेकंड प्लेयर क्या है, ये है। दोनों क्या कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तभी तो गुत्थम गुत्थी होगा जब मिलेंगे। तो इसका जो मास दिया गया है m1 दिया गया और इसकी वेलोसिटी 5 ms-1 दी गई है। इसका जो मास दिया गया है वो 55, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, 55 kg दिया गया है। दूसरे प्लेयर की अगर मैं बात करूँ, m2 में बोल दूँ तो 55 kg हो गया, और जो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है u2 जो दिया गया है वो है 6 मीटर पर सेकंड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर इस डायरेक्शन को प्लेयर के आप पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेते हो, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन से कोई आ रहा है तो उसको नेगेटिव लोगे आप, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन लोगे तो ही तो आप बता पाओगे कि वो अपोजिट आ रहा है। नहीं तो अपोजिट को आप मैथ में बताते कैसे हो, केवल देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हम लोग लगा देंगे। केवल ये क्यों क्या बता रहा है नेगेटिव साइन, कि दूसरा वाला प्लेयर क्या रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अब जरा इनके मोमेंटम को निकाल लेते हैं। इनिशियल फाइनल पहले केस में m1 u1 प्लस m2 u2, तो m1 कितना है 60 इंटू 5 प्लस यहाँ पे 55 इंटू क्या हो जाएगा 6, लेकिन माइनस के साथ में होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। यही माइनस को पुट करने में बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो अगर इसको हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 300 माइनस यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो हमारे पास आ कितना गया, इनिशियल में 30 आया नेगेटिव के साथ में। नेगेटिव के साथ में क्या आ गया 30 kg, यूनिट लिख ही देंगे ms-1, ठीक है। ये हमारा इनिशियल मोमेंटम आ गया, इसको जरा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनल मोमेंटम निकालने चल रहे हैं, फाइनल मोमेंटम देखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसको इरेज नहीं करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। और अगर जब ये क्या कर जाएंगे, इंटेंगल कर जाएंगे, तो क्या करेंगे, अब इसके बाद जो वो आगे बढ़ेंगे, इंटेंगल करने के बाद वो क्या करेंगे, एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, गिर भी जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, इंटेंगल करेंगे, जिसके बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप आगे पढ़ सकते हैं। टुवर्ड द फर्स्ट प्लेयर की तरफ आ रहे थे, यहाँ तक हो गया था। इन व्हिच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम इंटेंगल, अलग नहीं हो रहे हैं, अब वो क्या हो गए, इंटेंगल हो गए। इंटेंगल होने के बाद किस वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। एज्यूम दैट फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द फीट ऑफ द प्लेयर्स एंड ग्राउंड्स नेग्लिजिबल, क्या कर दिया है, फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लिजिबल कर लिया है, यानी कि उसको हमको क्या करना है, फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडरेशन में नहीं लेना, उसके कारण जो चेंज आने वाला है उसको हमको कंसिडरेशन में नहीं लेना है। तो केवल क्या है, यानी कि हमने क्या बोला था, ये क्या हो गया, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अगर फ्रिक्शनल फोर्स को हम कंसिडरेशन में ले लेते तो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम ना हो पाता। केवल इसमें 2 प्लेयर ही एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और तीसरे का किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फाइनल देखते हैं, जब फाइनली वो इंटेंगल हो जाएंगे
तो क्या हो जाएगा, जो आपको पता है इंटेंगल हो जाएंगे, इंटेंगल होने के बाद मान लेते हैं उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, दोनों की v हो गई। तो अब फाइनल मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे, फाइनल मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा m1 और v1 प्लस m2 v2, क्योंकि v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो गए हैं, इंटेंगल हो गए हैं, टुगेदर हो गए हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई क्या हो गया, v हो गया। अब m1 की वैल्यू कितनी है, 60 प्लस 55, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। अगर हम लोग ऐड करेंगे इसको, 60 प्लस 40 ऐड करते हैं 100 आता है, 115 v आ गया, 115 v आ गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग लगा देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अभी आया था -30 आया था, इधर क्या कर देंगे 115 v हमने कर दिया। तो v की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव में आ गई 30/115। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू 0.026 आएगा नेगेटिव। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, दूसरे प्लेयर की डायरेक्शन को बता रहा था, यानी कि क्या करेंगे, दूसरे प्लेयर से पहले प्लेयर की डायरेक्शन में आएंगे। नेगेटिव साइन आ रहा है तो पूछा नहीं था इन व्हाट डायरेक्शन, तो दूसरे प्लेयर से पहले प्लेयर की डायरेक्शन की तरफ ही आएंगे, क्योंकि हमारे आंसर में क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। और किस वेलोसिटी से आएंगे, 0.6 ms-1 वेलोसिटी से आएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, न्यूटन्स थर्ड लॉ का क्या देख लिया, स्टेटमेंट देख लिया, क्रिस्पी स्टेटमेंट देख लिया, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें एक्शन और रिएक्शन की रियल मीनिंग हम लोगों ने देख ली कि ये क्या है, फोर्स ही हैं और क्या फोर्स ही हैं, साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, कोई कॉज इफेक्ट का रिलेशन नहीं है, इसके साथ में साइमल्टेनियसली काम करते हैं। किसी को भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। और जब भी हम किसी इसमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टडी करेंगे तो क्या करेंगे, केवल उसी के फोर्स को कंसिडरेशन में लेंगे जिसपे क्या कर रहा हो, जिसके मोशन को हम कंसिडरेशन में लेना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट देखा था, कंक्लूड किया था, फिर 2 एक्सपेरिमेंट से ये भी देखा था। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के कंक्लूजन से एक लॉ हम लोगों ने देखा था जिसको हम लोगों ने बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्यों है, एक कॉइल और गन का एग्जांपल, गन के कॉइल का एग्जांपल और बुलेट का एक फायर का एग्जांपल लेके हम लोगों ने देख लिया था कि क्यों इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोला गया। जब तक क्या है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई बाहर से क्या कर रहा है, फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लिए थे कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। कोलिजन का पार्ट रह गया था, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोलिजन के वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के आपके टाइम के लिए धन्यवाद।